हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड। एक तो अपन कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और साथ में जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉपर्टी है अपन उसकी भी यहाँ पर बात करेंगे। यानी यहाँ पर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो अपन ने अभी तक जितने भी वीडियोस हैं उनमें लगभग सारी प्रॉपर्टीज़ की बात कर दी थी। बस दो ये प्रॉपर्टीज़ और बची थी, उनके बाद ये अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपन। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपने यहाँ पर कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़। तो क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो संक्रमण तत्व हैं उनमें जो उत्प्रेरक के गुण हैं वो क्या क्या देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, उत्प्रेरक के द्वारा किसी भी अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, उत्पाद बढ़ा देते हैं, उसकी सक्रिय ऊर्जा को कम कर देते हैं। तो क्या बताया गया है कि जो उत्प्रेरक है उसके रूप में क्या किया जाता है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो तत्व हैं या इनसे संबंधित जो यौगिक हैं या इनसे संबंधित जो मिश्र धातुएं हैं उनका क्या किया जाता है, कैटालाइटिक के रूप में उपयोग किया जाता है। इन दोनों ही विशेषताओं के कारण क्या बताया गया है कि जब किसी अभिक्रिया में ये तत्व या उत्प्रेरक क्या करेंगे, जुड़ेंगे, तो जुड़ते ही क्या है कि सामान्यतः जो कैटालाइट हैं उनके जो रिक्त डी कक्षक है वो क्या करेंगे, अभिक्रिया के साथ भाग लेंगे और अभिक्रिया में भाग लेकर क्या करेंगे, आसानी से आपके क्या बना देते हैं, एक मध्यवर्ती यौगिक का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। और क्या बताया गया है कि जब मध्यवर्ती यौगिक बन जाता है और इसके बाद जैसे ही उत्पाद बनना स्टार्ट होता है तो क्या बताया गया है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये धीरे धीरे क्या है, अभिक्रिया से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब ये अभिक्रिया से दूर हटना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे उत्पाद बढ़ता जाता है ये अलग होते चले जाते हैं और अभिक्रिया पूर्ण होने पर ये भी क्या है, जो कैटालाइटिक है ये क्या है, आपके जो अभिक्रिया है उससे बाहर निकल जाते हैं। सामान्यतः इस प्रकार की जो अभिक्रिया संपन्न होगी तो इस अभिक्रिया के अंदर क्या बताया गया है कि सामान्यतः एक तो जो अभिक्रिया है उसकी सक्रिय ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या बताया गया है कि जो अभिक्रिया है उसकी सक्रिय ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी वजह से, अपने कैटालाइटिक या कैटालाइट के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा, सक्रिय ऊर्जा कम हो जाएगी। अब इसके साथ क्या बताया गया है, यदि सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो रहा है तो मतलब यहाँ पर जो उत्पाद है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। तो यह तो क्या बताया गया है, इसकी वजह से जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो अभिक्रिया है वो सामान्यतः तेज़ी से क्या हो जाती है, संपन्न होने लग जाती है, जिसकी वजह से अभिक्रिया का वेग तो क्या हो जाता है, आपके बढ़ जाता है और सक्रिय ऊर्जा का मान यहाँ पर कम हो जाता है। जिसके लिए अब क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो अलग अलग अभिक्रियाएं हैं उनके लिए अलग अलग उत्प्रेरक है, उसका उपयोग करके क्या किया जाता है, जो अभिक्रिया है वो संपन्न की जाती है। अब यहाँ पर अपन कुछ उदाहरण देखेंगे कि जिनके द्वारा क्या किया जाता है कि किसी भी अभिक्रिया है उसमें किस तरह से उत्पाद बन रहा है, किस तरह से अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक भाग ले रहा है, अपन यहाँ पर उसके लिए बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनके अंदर जो उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा का मान कम कर देता है और अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है। तो स्टार्ट है। अब अपन यहाँ पर एग्जाम्पल से बात करेंगे। जैसे अपने बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल आपके एक विधि है जिसका नाम है संपर्क विधि। क्या बताया गया है कि जो संपर्क विधि है सामान्यतः उसमें H2SO4 है, इसका क्या किया जाता है,
निर्माण किया जाता है। क्या बताए? संपर्क विधि, उसमें H2SO4 का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। इसके लिए V2O5 नाम का जो उत्प्रेरक है, इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। सामान्यतः ये किसके द्वारा बनता है? जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा बना ये यौगिक होता है। और अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि सामान्यतः जो यौगिक हैं उनमें अपन बात करें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, इन यौगिकों से मिलकर क्या है, इनमें उत्प्रेरक के गुण हैं वो देखने को मिलता है, मतलब इनसे बने यौगिक। अब यहाँ पर अपन इस अभिक्रिया के लिए बात करें तो क्या बताया गया है कि इस अभिक्रिया के अंदर जो H2SO4 निर्माण हो रहा है, इसमें एक अंतिम उत्पाद होता है आपके ओलियम। ये पदार्थ है ओलियम। तो क्या बताया गया है, इसकी अभिक्रिया सामान्यतः H2SO4 के द्वारा संपन्न की जाती है और ये अभिक्रिया बहुत पदों में संपन्न होती है। तो क्या बताया गया है, इस अभिक्रिया में क्या है कि V2O5 है, इसको क्या किया जाता है कि अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, V2O5 का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और उपयोग के फलस्वरूप H2SO4 है, उसकी अधिकतम मात्रा यहाँ पर प्राप्त होती है, देखने को मिलती है। दूसरी बात अपन यहाँ पर करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। अब यहाँ पर बात करते हैं तो क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो वनस्पति तेल होते हैं, इनके द्वारा उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपके वनस्पति घी का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और सामान्यतः यहाँ पर जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, ये निकल उत्प्रेरक होता है, उसका यहाँ पर क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। क्या बताया गया है कि वनस्पति तेल है, उससे क्या बनाया जाएगा, वनस्पति घी, और उत्प्रेरक किसका काम में लिया जाएगा, निकल का उत्प्रेरक यहाँ पर काम में आता है। अब यहाँ पर बात करें, सामान्यतः जो वनस्पति तेल होते हैं, इनके लिए क्या बताया गया है कि ये सामान्यतः एस्टर के व्युत्पन्न होते हैं। तो क्या बताया गया है यहाँ पर, RCH2 डबल बॉन्ड R, ये आपके क्या है, एस्टर का एक व्युत्पन्न है। अब इसकी निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या कराया जाता है, इसका अभिक्रिया कराएंगे। तो इसकी फलस्वरूप यहाँ पर क्या बनेगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति घी का निर्माण हो जाता है। तो सामान्यतः अब ये जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है, सामान्यतः किसके साथ संपन्न होती है, यहाँ पर H2 के साथ, यानी इसका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। मतलब वनस्पति तेलों में जो हाइड्रोजनीकरण होगा तो उसके फलस्वरूप निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपके क्या बन जाएगा, इसमें एस्टर का जो यौगिक है वो बन जाता है। और सामान्यतः ये तो आपका है वनस्पति तेल, और ये वनस्पति घी बन जाता है। अब यहाँ पर आपको जो दो विशेषताएं हैं वो क्या ध्यान में रखनी है, एक तो कि सामान्यतः जो वनस्पति तेल होता है ये असंतृप्त क्या होता है, यौगिक होता है, जबकि असंतृप्त श्रृंखला से क्या बन जाती है, संतृप्त श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। मतलब जो आपके वनस्पति घी है उसमें संतृप्त श्रृंखला देखने को मिलती है। इसी तरह से अपन बात करते हैं कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं और भी हैं जिनमें क्या है कि उत्प्रेरक के रूप में कोई अभिक्रिया करेगा और फिर उत्प्रेरक अभिक्रिया की वेग को बढ़ाकर अधिकतम उत्पाद का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अपन बात करें तो हैबर विधि।
जैसे अपने संपर्क विधि में बात की थी, ठीक उसी प्रकार हैबर विधि है। यहाँ पर भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उससे रिलेटेड उत्प्रेरक क्या होंगे, यहाँ पर काम में आएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि सामान्यतः इस अभिक्रिया के अंदर आपके जो अमोनिया है उसका क्या किया जाता है, यहाँ पर निर्माण किया जाता है। और निर्माण करने के अंदर सामान्यतः जो उत्प्रेरक काम में आता है तो उसके लिए क्या बताया गया है, यहाँ पर उत्प्रेरक आयरन चूर्ण और मोलिब्डेनम का उपयोग किया जाता है। जहाँ आयरन तो क्या करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा, और मोलिब्डेनम यहाँ पर वर्धक का काम करता है। मतलब यहाँ पर अभिक्रिया में ये दोनों ही क्या करेंगे, आपकी अभिक्रिया को बढ़ाकर उसका उत्पादन बढ़ा देते हैं। तो अपन यहाँ पर देखें तो सामान्यतः यहाँ पर N2+3H2 की अभिक्रिया होगी, किसकी उपस्थिति में, आयरन चूर्ण और मोलिब्डेनम, और यहाँ पर उत्पाद बन जाता है 2NH3। तो क्या बताया गया है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हैबर विधि द्वारा किसका निर्माण कर दिया जाता है, अमोनिया का निर्माण कर दिया जाता है। इसी तरह से अपन एक दो अभिक्रियाएं और देखेंगे कि जिसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकारक से उत्पाद ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। और अपन देख रहे हैं कि सामान्यतः ट्रांजिशन एलिमेंट से बने यौगिकी काम में आ रहे हैं। अभी अपन ने दो अभिक्रियाएं देखी, एक में आपके यौगिक काम में आ रहा है, एक में तत्व काम में आ रहा है। तो इसी तरह से क्या है कि जो कुछ मिश्र धातुएं हैं वो भी क्या करेंगी, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कैटालाइट का काम करेंगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं अपन फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो एथीन है इसका जब बहुलकीकरण किया जाता है तो इसके द्वारा पॉलीएथीन का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, या पॉलीथीन कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक है TiCl4 का उपयोग किया जाता है, टाइटेनियम क्लोराइड कह दें या अपन टेट्राक्लोरो टाइटेनियम कहेंगे। तो इसका क्या किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि सामान्यतः एथीन का बहुलकीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसके क्या लेंगे, N अणु, और TiCl4 जो उत्प्रेरक है उसकी उपस्थिति में क्या कराते हैं, इसका बहुलकीकरण कराते हैं। जैसे ही बहुलकीकरण होता है यहाँ पर CH2 का होल N यानी पॉलीएथीन का या पॉलीथीन का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो अपन ने देखा कि सामान्यतः जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड यौगिक कह दें, तत्व कह दें, या उनसे बनी जो मिश्र धातुएं हैं वो क्या करेंगी, अपन ने विभिन्न उदाहरणों से देखा कि वो उत्प्रेरक की तरह व्यवहार कर रही है। और अब अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसमें जो अपना नेक्स्ट दूसरा टॉपिक था जिसकी अपन बात करेंगे, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड। यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड कब तैयार होते हैं। तो इसके लिए देखो सामान्यतः क्या बताया गया है कि जब किसी ठोस संरचना में, ठोस का मतलब है कि कोई धातु से बनी यौगिक है या इसके द्वारा बनाए गए मिश्र धातुएं हैं या इनसे बनाए गए कोई यौगिक है और सामान्यतः वो ठोस अवस्था में उपस्थित हैं। तो उसमें देखो क्या बताया गया है कि वहाँ पर जब कोई संरचना असमान अनुपात में उपस्थित हो, उनका कोई निश्चित आकार ना हो, तो क्या बताया गया है, वहाँ पर स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि देखने को मिलती है। साथ में बात करें कि यहाँ पर जो यौगिक बनेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं। और सामान्यतः अपन यहाँ पर बात करें तो एक तो इनमें अनिश्चित आकार पाया जाएगा,
साथ में जो अनिश्चित अनुपात है वो भी क्या होगा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सामान्यतः क्या बताया गया है, जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो यौगिक बनेंगे उनमें इनके कारण देखने को मिलता है, लेकिन साथ में क्या बताया गया है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें ऐसे यौगिक बनाने के लिए या ऐसे जो दोष उत्पन्न होते हैं उसके लिए क्या बताया गया है कि सामान्यतः इनके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। एक तो कारण बताया है इनके अंदर कि इन तत्वों में क्या पाई जाती है, परिवर्तनशील संयोजकता कह दें या आपके कह दें ऑक्सीकरण अवस्था। क्या बताया गया है कि पहला कारण तो यह है कि इन तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, तो ये दोष देखने को। दूसरी बात करें यहाँ पर कि मान लो कोई ठोस संरचना बनी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के द्वारा, इन ठोस संरचना में क्या उत्पन्न हो जाए, संरचना दोष उत्पन्न हो जाए। संरचना दोष किस तरह से, मान लो अभी अपन ने कहा कि सामान्यतः यहाँ पर जो तत्व जुड़ते हैं अनिश्चित अनुपात में होते हैं, अनिश्चित उनका आकार होता है, तो यहाँ पर ये संरचना दोष वहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखा अपन ने किस तरह से जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो दोष है वो किस तरह से यौगिक बना रहे हैं और उनमें ये उत्पन्न हो रहे हैं, किसके द्वारा अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के द्वारा इनमें देख रहे हैं। अब यहाँ पर अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि उनमें किस तरह से जो ये दोष हैं वो उत्पन्न हो रहा है और किस तरह से इनमें असमानुपात और अनिश्चित संरचना है वो देखने को मिलती है। तो इसमें अपन बात करें सामान्यतः जो एग्जांपल है FeO, यहाँ पर ये जो आयरन का ऑक्साइड है इसके लिए क्या बताया गया है कि इनमें जो आयरन है सामान्यतः 1:1 में उपस्थित होती है, लेकिन जब इनका अणुसूत्र देखा गया तो क्या बताया गया है कि जो Fe है ये 0.94 से ये वाला ऑक्साइड बनाती हैं, और इसी तरह से जो दूसरा इसी का कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर 8,4 ऑक्सीजन यहाँ का इस तरह से देखने को मिलता है। मतलब क्या बताया गया है कि आयरन के लिए जो मान प्राप्त हो रहा है यहाँ पर यानी असमानुपात की स्थिति होती है, तो इस रूप से ये इस रूप के मध्य क्या होता है कि इनमें जो अनुपात है वो लगातार क्या होता है, बदलता रहता है, और जिसकी वजह से क्या उत्पन्न हो जाती है, आपके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। सामान्यतः किसके अंदर देखने को मिली है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, तो ये किस तरह से हो जाएगी कि नॉन स्टोइकियोमेट्री इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, उसका यहाँ पर अपने एक्सप्लेनेशन किया। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड जितने भी आपके जो क्वेरीज़ हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको ग्रुप में डिस्कशन करें कि किस तरह से इनमें ये चीज़ें संपन्न हो रही हैं, और साथ में इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो भी बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।